स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड अर्धआयुकाल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, और आज हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो देखो नाम से क्लियर है, अर्धआयुकाल। अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब एज, उम्र की बात कर रहे हैं, काल मतलब समय। तो वह समय जिसमें क्या है, कोई भी चीज़ अपनी आयु की आधी रह जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, तो रिएक्टेंट के लिए टर्म यूज होगी, मतलब ऐसा समय जिसमें रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, द टाइम व्हेन रिएक्टेंट, ठीक है, द टाइम व्हेन रिएक्टेंट रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन में यही तो होता है कि रिएक्टेंट रिड्यूस होता जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता जाता है। तो द टाइम व्हेन रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे कि वह समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसे अभिक्रिया का अर्धआयुकाल कहा जाता है। ठीक है, तो हाफ का मतलब है 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, उसकी जो प्रारंभिक स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन जितनी होगी। तो इसको ऐसे समझते, सपोज एक रिएक्शन है, ए फॉर्म पी, ए रिएक्टेंट है, पी से प्रोडक्ट है। ओके, सपोज करो कि टाइम इक्वल्स टू जीरो। टाइम जीरो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम जीरो मतलब स्टार्टिंग में सपोज करो कि ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है। क्लियर है, ये प्रारंभिक सांद्रता है रिएक्टेंट की ए नॉट। ओके, और टी इक्वल्स टू टी हाफ, हम सपोज करो अर्धआयुकाल की बात कर रहे हैं, तो एज डेफिनेशन से क्लियर है कि हाफ टाइम पीरियड पे क्या होगा कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो आधा हो जाएगा उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि टी, जब टाइम क्या है, टी हाफ है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी 1/2 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। 1/2 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब 1/2 ऑफ ए नॉट, दैट इज ए नॉट बाई 2। तो इतना क्लियर हो रहा है। क्या करना है, हमने ये समझना है स्टेटमेंट क्या है इसका, कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है। तो टाइम इक्वल टू जीरो मतलब स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग पे सपोज करो कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है। ठीक है, तो हाफ टाइम पीरियड पे क्या होगी, ए नॉट बाई 2 होगी। क्लियर हो रहा है इतना। ठीक है, तो ये हमने इसको समझा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है ना, तो चलो इसको करते हैं। देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। पहले हम निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से देखना इसे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी। क्या था कि के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी, यही थी ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हमने निकाली थी। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, टी क्या है, टाइम है, ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और ए टी क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी मतलब किसी भी टाइम पीरियड पे आफ्टर टाइम टी, कि टाइम हमने कोई टाइम लिया टी पे, उसका कंसंट्रेशन कितना है उसको ए टी से डिनोट करते हैं। ए नॉट फिक्स है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब इसमें हाफ लाइफ पीरियड का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड के अनुसार क्या होगा, जब टी क्या है, टी हाफ होगा, तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या कितनी हो जाएगी, ए। अब जैसे ये है ना ए टी, मतलब ए टी का मतलब क्या है कि टी समय पे कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का। ठीक है, टी टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं टी हाफ कर दूं तो इसका मतलब है कि टी हाफ पे, हाफ टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड। ओके, मतलब ए नॉट फिक्स है कि इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, ए टी का मतलब है कि टी टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है। अब मैंने यहाँ पे टाइम टी हाफ लिया है, अर्ध आयु ली है। ठीक है, तो अर्ध आयु पे जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नॉट बाई 2। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे।
ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, के कांस्टेंट है, फिक्स है, टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टी हाफ, ठीक है, टी हाफ हमने निकाला, टी हाफ लिख दिया, इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाया ए नॉट, और ए टी की जगह पे लिखेंगे हम ए टी बाई टू की जगह पे लिखेंगे हम ए नॉट बाई टू, ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस ये लिख दिया ए नॉट बाई टू। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे से हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा करते हैं, क्योंकि हम टाइम के लिए निकाल रहे हैं तो के को इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू 1/k, कुछ नहीं किया, के को नीचे ले गए, ब्रैकेट लगाया, इसे सॉल्व करेंगे ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a0 माइनस a0 बाई टू, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2a0 नहीं, हाँ, माइनस a0 अपॉन 2, क्लियर है इतना। और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो टी हाफ इक्वल्स टू 1/k, और 2a0 माइनस a0 कैसे सॉल्व करेंगे, a0 कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस 1 बच जाएगा, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा a0 बाई टू, तो इसको आप लिख सकते हो a0 बाई 2k। तो यहाँ से आपका क्या निकला एक्सप्रेशन आपका निकला कि टी हाफ इक्वल्स टू आया a0 अपॉन 2k, ये आपका निकला, ठीक है। तो ये हमने निकाला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है, अर्ध आयुकाल इक्वल्स टू हो गया प्रारंभिक सांद्रता डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट। ओके, अब निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालेंगे। अब हमने इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या निकाला था, हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ, ऐसे ही था ना, लॉग ऑफ ए नॉट ओवर ए टी, ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी। अब हम वही वैल्यू पुट करेंगे इसमें, मतलब क्या करना है, टी की जगह पे टी हाफ पुट किया, ठीक है, और ए टी की जगह पे ए टी हाफ कितना हो जाएगा हमारा ए नॉट बाई, क्लियर हो रहा है। हमने क्या करना है, टी की जगह पे टी हाफ पुट करना है, टी की जगह पे टी हाफ पुट करेंगे, और टी ये हमारी इसकी वैल्यू होगी। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा के टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस क्या है 10 है, ओके, लॉग ऑफ ए नॉट, ये डिवाइडेड, अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ए टी है ना, तो टी की जगह पे हमें क्या करना है, टी बाई टू लिखना है, इतना क्लियर है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, टी हाफ इक्वल्स टू 2.303, के को हम नीचे ले गए, इसको हम नीचे ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए नॉट या अपॉन, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है, ए नॉट कितना है, हाँ, ए नॉट बाई 2, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, अब क्या करो, जब सॉल्व करोगे इसे तो क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ इसे, तो ये आया हमारे पास लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2, बेस 10 है, ध्यान रखना। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301, ये लॉग 2 की वैल्यू होती है, इसको याद कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू होता है 0.301, ये 3 है, ठीक है, 0.301 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टी हाफ इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देना तो ये आता है अराउंड 0.693 अपॉन के, और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हाफ लाइफ पीरियड के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। तो अब देख लेना इसको कैसे किया हमने स्टेप बाय स्टेप। तो देखो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई है कि हमारे लास्ट में आया कि टी हाफ इक्वल्स टू 0.693, के इसको मल्टीप्लाई करके आया इन दोनों को 0.693 अपॉन के, ठीक है। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, और ये क्या है, टी हाफ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सिद्ध करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल
उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, कि उसको प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन में प्रारंभिक सांद्रता की कोई टर्म है नहीं है, ए नॉट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि जो हाफ लाइफ पीरियड है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हाफ लाइफ पीरियड है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली ये डेरिवेशन करके दिखानी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा नीचे कि चूंकि क्या है, जो एक्सप्रेशन है उसमें ए नॉट की टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि जो अर्ध आयुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है, कभी कभी 3-3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो क्लियर है, इसको अच्छे से करना, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या उसका मतलब है। उसके बाद सिर्फ फिर आपको ये अप्लाई करना है और इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए हमारा निकला टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, और ज़्यादा ये पूछा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ज़्यादा पूछा जाता है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा क्या निकला, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको बोला जाता है हिंदी में छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। अब देखो ये क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान मेरे को, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ये जो सेंटेंस लिखा है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको अच्छे से पता है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, जिसका ऑर्डर क्या है, 1 होता है, उसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसके आगे ये वर्ड लगा दिया शूडो। तो शूडो का मतलब क्या है इसमें, देखो शूडो का मतलब होता है इसमें फॉल्स। फॉल्स मतलब जो झूठी, ठीक है, झूठी, इसको इस ढंग से बोल सकते हैं कि ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कि लगती है कि फर्स्ट ऑर्डर की हो, लेकिन वो होती कोई दूसरी ऑर्डर की है। मतलब इसको दूसरा नाम हिंदी में इसको छदम बोलते हैं, मतलब बहरूपिया बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसी रिएक्शन जो अपेयर होती हैं, मतलब जो लगती हैं फर्स्ट ऑर्डर की लेकिन होती नहीं है, मतलब लगने और होने में इसमें अंतर है। ठीक है, कि लग रही है फर्स्ट ऑर्डर की लेकिन एक्चुअल में किसी और ऑर्डर की रिएक्शन होती है। क्लियर हो रहा है इतना। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, जब शुगर का इन्वर्जन होता है तो उसकी रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है C12H22O11 प्लस H2O, और ये देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू हम इसे समझेंगे। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये क्या है, ग्लूकोज, और ये है फ्रक्टोज, और ये क्या है, शुगर का फॉर्मूला, ये चीनी का फॉर्मूला है ना, ये शुगर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इस टाइप की रिएक्शन है, अगर मैं इसको बोलूँ कि हाँ ये रिएक्शन है, इसका मैं रेट लिखना चाहूँ तो मैं इस टाइप से लिखूंगी, रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इस टाइप से। तो अगर ये रेट लिखा हुआ है इसका, तो इसका ऑर्डर क्या कंसीडर किया जाएगा, इसका ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा 2। इस मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 + 1 दैट इज 2। ऑर्डर इस रिएक्शन का 2 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, होता क्या है कि जो इस टाइप की रिएक्शन होती है, अब इसमें देखो 2 रिएक्टेंट है, एक शुगर है और दूसरा वाटर है। तो इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है कि इनमें से कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होता है। तो जनरली वाटर क्या है, इसमें एक्सेस अमाउंट में होता है। अब देखो ये क्या है, एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट मतलब अधिक मात्रा में। तो जब ये अधिक मात्रा में है इनमें से एक रिएक्टेंट, तो जो अधिक मात्रा में है तो वो वर्क करेगा एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है, एज ए सॉल्वेंट ये काम करता है। कहने का मतलब है एज ए सॉल्वेंट काम करने का मतलब है कि ये ज़्यादा अमाउंट में और ये कम अमाउंट में। तो इसको ऐसे समझो कि सपोज करो स्टार्टिंग में इसका 1 मोल है, ठीक है, इसका 1 मोल है और इसके 100 मोल है, ये ज़्यादा में है तो इसको मैं 100 मोल लेके चल रही हूँ। ओके, स्टार्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, टाइम इक्वल्स टू 0। फिर मैंने कोई टाइम ले लिया, मैंने कहा कि चलो इस टाइम t पे बताते हैं इसका कंसंट्रेशन क्या है। अब रिएक्शन से देखो एक चीज़ क्लियर हो रही है, इसकी बैलेंस रिएक्शन है हमारी, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, मतलब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो अब देखो इसके ये ज़्यादा अमाउंट में, मतलब हमने माना कि सपोज करो इसके 100 मोल है। अब हमने कोई टाइम t नोट किया तो अब क्या हो गया, इसके 0 मोल बच गए।
अब इसके कितने मोल बच गए? 99 मोल बच गए। 99 मोल बच गए ना। तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे, क्योंकि इसके एक मोल ने इसके एक मोल से रिएक्शन कर दी और इसमें रिमेनिंग 99 मोल्स बच गए। तो देखो अभी भी पहले भी लार्ज अमाउंट में था, रिएक्शन होने के बाद भी लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, लार्ज है ना, एक मोल में इतना कंसिडरेबल चेंज नहीं है, तो ये माना जाता है, ये भी क्या है, लार्ज अमाउंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन के दौरान वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब कोई चेंज नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल हम चेंज बोलेंगे इसे। वाटर की कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज है, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इसकी कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बोला जाएगा कि जो रेट है ऐसे रिएक्शन के लिए जिसमें क्या है, एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में है, अधिक मात्रा में है, तो रेट क्या है, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, KC12H22O11, और इसकी कंसंट्रेशन को क्या है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया जाता है, तो सबसे पहले कांस्टेंट हमने K डैश ले लिया, यहाँ पे K डैश ले लिया ना, तो अब ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सपोज हमने दूसरा कांस्टेंट कर दिया 8K डबल डैश कोई भी, और ये है हमारा C12H22O11, एंड नाउ ऑर्डर इज 1। नाउ ऑर्डर इज 1। अब ऑर्डर क्या है, 1 है। तो देखो क्या है कि रिएक्शन शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जो अपेयर होती है फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन एक्चुअल में होती दूसरे ऑर्डर की। क्लियर हो रहा है इतना? तो इसका एग्जांपल लिख देना, एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना कि इन्वर्जन ऑफ शुगर, क्योंकि जब शुगर की इन्वर्जन की रिएक्शन होती है वो इस टाइप की होती है। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, H2O लार्ज अमाउंट में होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, सो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान ली जाती है, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं है, ज़्यादा चेंज नहीं है, तो रेट किस पे, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया? तो शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसी